गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत दत्त कार्य की विशेषताएं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था दत्त कार्य का क्या अर्थ होता है। ऐसा कार्य जो कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सके, छात्रों को करने के लिए दिया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? दत्त कार्य कहलाता है, जो कि क्लास कक्षा में भी दिया जा सकता है और घर पर भी दिया जा सकता है। घर पर करने के लिए भी दिया जा सकता है और कक्षा में करने के लिए भी दिया जा सकता है। मैंने इसका महत्व भी प्रोफेसर योगम के अनुसार बताया कि जब तक बालक को दत्त कार्य नहीं दिया जाएगा उसे उचित दिशा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। वह विषय वस्तु का स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा, उसकी रुचि पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए दत्त कार्य की आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए दत्त कार्य की आवश्यकता होती है। उद्देश्य हमने इसके बताए थे कि इससे दत्त कार्य से उसका पढ़ी हुई विषय वस्तु का पुनरावलोकन हो जाता है, पुनः दोहरान हो जाता है। वह पढ़ी हुई विषय वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसे अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करता है। दत्त कार्य से वह पढ़े हुए ज्ञान, उसका जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, पढ़ी हुई विषय वस्तु है, वह स्थायी रूप ले लेती है। अब बात आती है, हमने इसके प्रकार भी पढ़े थे कि दत्त कार्य को दो भागों में बांटा गया है। प्रोफेसर योगम के अनुसार परंपरागत ढंग से किए गए कार्य और नए ढंग से किए गए कार्य। परंपरागत ढंग से किए गए कार्य बालक के स्मृति लेवल पर आधारित होते हैं, यानी कि उसमें बालक के स्मृति लेवल को मजबूत किया जाता है, देखा जाता है। और जो नए ढंग के दत्त कार्य हैं उनमें छात्रों के मौलिक चिंतन को आधार बनाया जाता है, मौलिक चिंतन का विकास किया जाता है। छात्र को वो समस्या दी जाती है, वह उसका समाधान प्राप्त करता है। अब अगला है हमारा दत्त कार्य की विशेषताएं। क्या विशेषता है इसकी? तो पहली विशेषता इसकी है कि अच्छा दत्त कार्य पहले ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध स्थापित करता है। एक अच्छा दत्त कार्य पहले के ज्ञान का नए ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध बनाता है। यानी जो बालक को कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए दिया जाता है, वह उसके पहले के ज्ञान का और उसके नए ज्ञान से क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। हमें ये पता, जब तक बालक पहले की चीज को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ लेगा, वह नए ज्ञान से नए ज्ञान को नहीं सीख सकता है। तो ये इसकी विशेषता है कि इससे क्या होता है? ये अच्छा दत्त कार्य पूर्णतः क्या होता है? स्पष्ट होता है। अच्छा दत्त कार्य पूर्णतः स्पष्ट होता है, कंफ्यूजन डालने वाला नहीं होता है, क्योंकि इससे छात्र के ज्ञान को स्थायित्व मिलता है। अच्छा दत्त कार्य किए जाने वाली क्रियाओं का कार्यक्रम बनाता है। किए जाने वाली क्रियाओं का कार्यक्रम निर्धारित करता है। एक अच्छा दत्त कार्य ज्ञान अर्जन में प्रयुक्त होने वाले स्रोतों का संकेत देता है। ज्ञान अर्जन में प्रयुक्त होने वाले संकेतों का स्रोत, ज्ञान अर्जन में प्रयुक्त होने वाले स्रोतों का
संकेत देता है। यानी दत्तकार भी शिक्षक को बहुत सोच विचार कर देना चाहिए, उसमें ये विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। अच्छा दत्तकार पहले ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए कि इससे बच्चे को आगे सीखने को मिलेगा। अच्छा दत्तकार पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, वो अपने आप में स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि घर पे उसे जब बालक अध्ययन करेगा तो उसे बताने वाला कोई भी नहीं होगा। की जाने वाली क्रियाओं का कार्यक्रम होना चाहिए, उसे निर्धारित होना चाहिए। ज्ञान अर्जन में प्रयुक्त करने वाले स्रोतों का संकेत, ज्ञान अर्जन में उसकी ज्ञान को ग्रहण करने में जो स्रोत प्रयुक्त हो रहे हैं उनका संकेत होना चाहिए। दत्तकार रुचिकर और प्रेरक होता है। दत्तकार कैसा होता है? रुचिकर भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और छात्र को आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाला भी होता है। दत्तकार आने वाली कठिनाइयों को बताकर उन पर काबू पाने वाले ढंगों, यानी दत्तकार ऐसा होता है जो छात्र को ये बता दे कि इस चैप्टर में, इस विषय वस्तु में, इस समय पर आपको ये परेशानियाँ आने वाली हैं, उन पर काबू पाने के लिए उनको सॉल्व करना वह सीख जाए, उन प्रॉब्लम्स का सामना करना वह सीख जाए। अचानक से वह परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखकर घबराए नहीं। तो जो कठिनाइयाँ उसके सामने आने वाली हैं उनका सामना करने वाला होना चाहिए, उनका संकेत देने वाला होना चाहिए। अक्षर दत्तकार विभिन्न छात्रों की रुचि और योग्यताओं के अनुसार होता है। रुचिकर होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, छात्रों की रुचियों और योग्यताओं के अनुसार होता है। जो अच्छा दत्त दिया जाने वाला कार्य है वह छात्र की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अच्छा दत्तकार अध्यापक और छात्र के बीच सहयोग के सिद्धांत पर, अध्यापक और छात्र में सहयोग स्थापित करने वाला होना चाहिए। अध्यापक और सहयोग संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। एक दत्तकार के माध्यम से छात्र और शिक्षक के बीच दूरियां कम होनी चाहिए, यानी जो वह शिक्षक को याद कर पाए कि उन्होंने हमें क्या पढ़ाया था और जो नहीं आता है उसे शिक्षक के पास जाके पूछ पाए, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा दत्तकार समझ और आंतरिक दृष्टि का विकास करने वाला होना चाहिए। फालतू हमें ऐसा कार्य नहीं देना चाहिए जो छात्र नकल करके ले आए, हमें ऐसा कार्य करने के लिए देना चाहिए जिसमें छात्र की समझ विकसित हो सके, अंतर्दृष्टि विकसित हो सके, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं होता है, घर पर काम करता है वह। जब छात्र को स्वतंत्र अध्ययन के लिए छोड़ा जाता है तो उसे समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो वह क्लास में पढ़ाए हुए ज्ञान को याद करने की कोशिश करता है और अपने विचारों को दौड़ाता है, अंतर्दृष्टि विकसित होती है, वह सोच सकता है कि इसका समाधान मैं कैसे निकाल सकता हूँ। दत्तकार भय के स्थान पर उपलब्धियों की आशा पर आधारित होता है, कक्षा के समय के अनुसार होता है। यह दिए जाने वाले कार्य से छात्र में भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, डराने वाला नहीं, डराने वाला ऐसा नहीं, लेकिन डराने वाला ऐसा नहीं जो कठिन विषय वस्तु, ऐसी विषय वस्तु छात्र को करने के लिए नहीं दी जानी चाहिए जिसे वह बिना सहायता के हल ही नहीं कर पाए। तो ये इसकी थे हमारे विशेषताएं दत्तकार की। दत्तकार पहले ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए, यह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, छात्र और शिक्षक में सहयोगात्मक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, ज्ञान अर्जन में प्रयुक्त होने वाले स्रोतों का संकेत होता है, यह की जाने वाली क्रियाओं का कार्यक्रम निर्धारित करता है, यह रुचिकर होता है, योग्यता अनुसार छात्र को दिया जाता है और शिक्षण को प्रभावी बनाने वाला होता है। ये थी इसकी विशेषताएं। अब बात आती है दत्तकार के लाभ। लाभ, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। दत्तकार से क्या होता है? छात्रों में स्वाध्याय की
विकास के लिए। तो इसको मैंने बता दिया था, स्वतंत्र अध्ययन करने वाला अध्ययन के लिए दत्त कार्य दिया जाता है। छात्रों में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। जो शैक्षिक उद्देश्य हमारे निर्धारित किए गए हैं उनमें उनको प्राप्त करने के लिए निष्ठा उत्पन्न हो जाती है छात्र के अंदर कि हाँ मुझे ये विषय वस्तु पढ़नी है, मुझे इससे यह सीखना है। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित होती है इससे। अगला है व्यक्ति भिन्नता पर आधारित होने के कारण यह छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। दत्त कार्य व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होने के कारण छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। ये मैंने पहले आपको बताया कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले छात्र होते हैं और हर छात्र अपनी गति से अध्ययन करता है, अधिगम करता है। तो जो कार्य उसे करने के लिए दिया जाता है उसका वह स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है। जब स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है इट मीन्स वह अपनी गति से आगे बढ़ता है और वह उसका व्यक्तिगत विकास होता है, ना कि उसका सामूहिक विकास होता है। जबकि कक्षा में टीचर द्वारा सबको सामूहिक रूप से अध्ययन कराया जाता है, लेकिन दत्त कार्य के माध्यम से बालक अपना व्यक्तिगत विकास करता है। ये इसके लाभ हैं। छात्र स्वयं कार्य करते हैं या कार्य करके सीखता है, तो उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्देशन, आत्मविश्वास, स्वयं कार्य करते हैं छात्र। इसके माध्यम से क्या होता है, छात्र स्वयं कार्य करते हैं और उसमें आत्मविश्वास की भावना क्या होती है, विकसित होती है। हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चा जब क्लासरूम में अध्ययन करता है विषय वस्तु को, तो उसे इतना नहीं पता होता कि उसने कितना ग्रहण कर लिया, उसे कितना आता है। जैसे कि हमें पता है कि हाँ ये सही है, हाँ ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जब तक हम उसे खुद नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब छात्र इसमें स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है, वर्ग को स्वतंत्र रूप से करने का खुद से करने का प्रयास करता है, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना डेवलप होती है, आत्मनिर्देशन की भावना डेवलप होती है कि मुझे ये इतना समझ में आया है, आगे इसे कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो स्वयं कार्य इसमें करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास डेवलप होता है। छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनशीलता का विकास होता है। कल्पनाशीलता और सृजनशीलता का विकास होता है। कल्पनाशीलता और सृजनशीलता का कुछ करने की कैपेसिटी का विकास होता है। कल्पनाशीलता में सोचता है, विचारता है। अध्यापकों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने का अवसर मिलता है। अध्यापक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षकों को शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षकों को भी इसका दत्त कार्य का लाभ मिलता है। क्या कि वह छात्र को दत्त कार्य के माध्यम से शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकते हैं, वह उन्हें गाइडलाइन प्रदान कर सकते हैं। ये देखिए, ये थे दत्त कार्य के लाभ। स्वाध्याय की आदत का इसके द्वारा विकास किया जा सकता है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास में यह सहायक होता है क्योंकि सामूहिक यह छात्र द्वारा स्वयं किया जाता है। इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यानी इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। स्वयं कार्य करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास की भावना भी डेवलप होती है, आत्मनिर्देशन की भावना डेवलप होती है। छात्रों में कल्पनाशीलता और सृजनशीलता का विकास होता है और शिक्षकों के लिए यह शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का कार्य करता है। ये थे दत्त कार्य के लाभ। अब बात आता है कि अब
बात आती है, मैंने आपको बताया था दत्त कार्य कक्षा के दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, कक्षा कार्य के रूप में और गृह कार्य के रूप में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे दत्त कार्य गृह कार्य के रूप में। दत्त कार्य गृह कार्य के रूप में, गृह कार्य के रूप में छात्रों को देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब परंपरागत शिक्षा पद्धति जो थी उसमें तो छात्रों को घर पर करने के लिए कार्य दिया जाता था, खूब कार्य दिया जाता था, जिससे कि छात्र घर पर भी व्यस्त हो सके, घर पर उसका दोहरान कर सके। लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें गृह कार्य पर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद ऐसा कि ये विषय विवादास्पद है कि छात्रों को कार्य करने के लिए दिया जाए या नहीं दिया जाए, छात्रों को के लिए क्या उचित है। तो इस प्रकार ये गृह कार्य विवादपूर्ण विषय है कि और अलग अलग विचारकों ने इस पर अपने अपने मत प्रयोग किए हैं। श्री ब्रे ने गृह कार्य का कड़े शब्दों में विरोध किया है। सामान्य स्थिति में एक बच्चा विद्यालय बंद होने के समय तक पर्याप्त कार्य कर लेता है, बच्चे के लिए लाभ की अपेक्षा हानिकारक। वो कहते हैं कि सामान्य रूप में क्या होता है कि बच्चा अपना कार्य विद्यालय बंद होने से पहले संपन्न कर लेता है, यह कोई लाभकारी विषय नहीं है गृह कार्य बालक के लिए। तो बालक को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ये इस मत के पक्ष में है। लेकिन कभी कभी और देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को ज़्यादा फ्रीडम देना चाहते हैं, तो वह भी दिए जाने वाले गृह कार्य का जो कार्य दिया जाता है गृह कार्य के रूप में उसका विरोध करते हैं कि हमारा बालक पढ़ नहीं पाता, हमारा बालक खेल नहीं पाता है, बच्चा थक जाता है। जो एक्स्ट्रा सेफ्टी जो अपनाते हैं उन पेरेंट्स को भी गृह कार्य से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अधिकतर कार्य जो कार्य दिया जाता है बच्चों को करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा प्रक्रिया चल रही है उसमें 6 से 8 घंटे 9 घंटे बच्चा बिजी रहता है। पहले वह स्कूल जाता है, स्कूल के लिए तैयार होता है, फिर स्कूल से घर आता है, 6 घंटे स्कूल में 6 घंटे अमूमन टाइम ही होता है, 2 घंटे उसके आगे जाने में खर्च हो जाते हैं, तो बच्चा थक जाता है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। गृह कार्य के रूप में जब कार्य बालक को दिया जाता है और गृह कार्य बालक को अपने समाज से, सामाजिक गुणों से गृह कार्य के कारण क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, वंचित हो जाता है, उसमें और गुणों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ता है और दिए जाने वाले कार्य को घर पे करेगा तो सारा दिन बिगड़ता ही रहेगा, वह ना तो खेल पाएगा, उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। तो अधिकतर पेरेंट्स भी इसके विरोध में हैं कि बालकों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। गृह कार्य को कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि मार के पेरेंट्स उनको संपन्न कराते हैं कंप्लीट, क्योंकि स्कूल में उनकी फिर पिटाई होगी तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। और कुछ बच्चे बोझ समझकर घसीटे, जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं और दिवाली की छुट्टियों में, जबकि दिवाली की छुट्टियां जो होती हैं बच्चों के लिए एंजॉयमेंट का एक फेस्टिवल हॉलीडे होता है। फेस्टिवल हॉलीडे में बच्चे मज़े करते हैं अपने दोस्तों के साथ और घर में साफ सफाई का माहौल रहता है, ऐसा माहौल रहता है, जबकि टीचर्स के द्वारा क्या होता है, उन बच्चों को बहुत सारा होमवर्क दे दिया जाता है दिवाली की छुट्टियों के लिए करने को। तो बच्चों को इतना वजन लगता है उसे करने में कि वह जिस दिन होमवर्क दिया जाता है उस दिन 6 घंटे बैठकर उसको कॉपी पर राइट मारते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और पूरा जो 10 दिन का 8 दिन का जो भी टाइम दिवाली की हॉलीडे का था उसको वह एक दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, बोझ समझकर उसे कंप्लीट करते हैं। इसलिए भी ये है छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए और नकल कर लेते हैं, वह एक बहुत नीरस सा माहौल बना देते हैं गृह कार्य को करने के लिए। ये तो था विरोध में। अब ये तो इसकी कमियां हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, बच्चे बिजी हो जाते हैं, बच्चे नकल करने की क्षमता उसमें डेवलप होती है, वह वातावरण चारों तरफ का नीरस हो जाता है, बच्चा का विकास रुक जाता है। इसके विपरीत एक शिक्षाविद हमारे पी.सी. रैन गृह कार्य का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं सामान्य अभिभावक भी अनुभव करते हैं कि थोड़ा बहुत
देखिए पेरेंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं। कई पेरेंट्स जो एक्स्ट्रा केयर करते हैं कि नहीं मेरे बच्चा स्कूल में ही बहुत पढ़ लिया, अब घर में उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, टीचर के द्वारा उसे घर में करने के लिए काम नहीं दिया जाना चाहिए, वो तो गृहकार्य का विरोध करते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा स्कूल से आके सारा दिन खेलता रहता है, मस्ती मारता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए थोड़ा बहुत घंटे 1.5 घंटे का काम उसे दिया जाना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स की सेल्फिश होते हैं पेरेंट्स की। बच्चा ज़्यादा उन्हें परेशान ना करे, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बिजी रहे, इसलिए वह उम्मीद करते हैं कि जब विद्यालय में पढ़ता है तो स्कूल विद्यालय से घर के लिए भी उसे कार्य करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ पेरेंट्स इसका समर्थन करते हैं कि थोड़ा बहुत कार्य वह घर में बैठकर भी करे, रिविजन करे। अब हम आपको बताएंगे, ये तो भी इसकी गृहकार्य पर विवाद चल रहा हुआ है कि गृहकार्य दिया जाए या नहीं दिया जाए, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट यही है कि जब वह विद्यालय से घर जाता है तो उसे थोड़ा बहुत कार्य करने के लिए दे दिया जाना चाहिए बालक को, जिससे कि वह अपने जो पढ़ के आया है उसे वह रिवाइज कर सके, उसमें पढ़ने की आदत का विकास हो, स्वाध्याय की आदत का विकास हो। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद पढ़ने की आदत का, ये उसे हमेशा ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़े, वह जो बुक्स हैं उसे खुद भी देख सके। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य ये है गृहकार्य के, बच्चे को ऐसा अवसर प्रदान करना कि वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके, यही उद्देश्य है कि वह व्यक्तिगत। उद्देश्य क्या है इसका? व्यक्तिगत रूप से बच्चे की ऐसी आदत का विकास व्यक्तिगत से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, ऐसे अवसर देना जिससे कि वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। छात्र को दिया जाने वाला गृहकार्य वह स्वयं ही करता है, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से अपने आप ही स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों में नियम पूर्वक अध्ययन का स्वभाव एवं रुचि उत्पन्न करना। नियम पूर्वक, भाई बच्चा जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें यह है कि नियम पूर्वक किसी नियम को अपनाना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे फ्री नहीं हो पूरी तरीक़ा से, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, वह पढ़ी हुई विषय वस्तु को अपने आप से लेकर बैठें, उनमें एक नियम बन जाए कि हाँ हमें पढ़ना है, विद्यालय ही केवल पढ़ने के लिए नहीं है, घर पर भी हमें उस विषय वस्तु का अध्ययन करना है। तो नियम पूर्वक अध्ययन का स्वभाव और रुचि डेवलप हो सके। अगला है दूसरा, बच्चों को खाली समय के सदुपयोग का अवसर मिल सके। खाली समय के सदुपयोग का अवसर यही है कि बच्चे के पास स्कूल से जाने के बाद कोई काम नहीं होता है और वह इधर उधर गलत चीज़ों में फंस जाता है, तो खाली समय का सदुपयोग करने का। खाली समय का वह सदुपयोग कर सके, उपयोग कर सके। विद्यार्थी जो कुछ विद्यालय में पढ़ते हैं वे उसको घर जाकर दोहरान कर ले। मैंने कहा कि एक बात देखना आप कि जब एक कहावत है कि रोटी जली क्यों? क्योंकि उसे फेरा नहीं गया था। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसे फेरा नहीं गया था। इट मीन्स कि कोई भी जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, कोई भी विषय वस्तु हम जब पढ़ते हैं तो वह तभी स्थायी रूप लेती है जब उसका दोहरान समय समय पर कर लिया जाए। ज्ञान कभी ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और ये तिजोरी में बंद हो गया, इसे जितना बांटोगे ये बढ़ेगा, जितनी बार आप किताबों को देखोगे उतना ही है अपने स्थायी रूप को, उतना ही इसमें क्या आएगा? निखार आएगा। तो यही है कि इसका दोहरान बच्चे के द्वारा किया जा सके जो उसने विद्यालय में ग्रहण किया है और वह उससे अधिक लाभ उठा सके। इसका उद्देश्य ये है
पाठ्यक्रम को नियत समय पर पूरा करने में सहायता मिलती है। देखिए, अगर गृह कार्य नहीं दिया जाएगा तो उसका दौरान शिक्षक को कराने के लिए कक्षा में समय देना पड़ेगा, और कक्षा में जब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाएगा तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस गृह कार्य के माध्यम से पाठ्यक्रम भी समय पर, उचित समय पर पूरा हो जाता है। गृह कार्य अध्यापक और अभिभावकों में संबंध स्थापित करता है कि देखिए, अगर गृह कार्य नहीं दिया जाता है स्कूल से तो पेरेंट्स बच्चे की प्रोग्रेस को नहीं जान पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सॉल्व करता है ये कॉम्प्लिकेशंस, जो क्वेश्चन है कैसे करता है, इसकी राइटिंग कैसी है, ये अभिभावकों को पता नहीं चलता है। और अगर पता नहीं चलता है तो अभिभावक टीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जब उन्हें कोई कमी दिखती है तो वे टीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों में इंटरकनेक्शन होता है, संबंध स्थापित होता है, और बच्चे का दोनों की समझ से विकास होता है। हो सकता है वह टीचर बालक को नहीं समझ रहा हो सकता है पेरेंट्स बालक को नहीं समझ रहे हों, तो दोनों में जब वाद होगा, बातें होंगी बालक को लेकर, तभी बालक का विकास उसी दिशा में हो पाएगा। लेकिन वह तभी संभव होगा जब उसे गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य अवसर प्रदान करता है कि बच्चा अपना पाठ दोहरा ले, नए पाठ की तैयारी कर ले। मैंने आपको बताया कि गृह कार्य, दत्त कार्य जो होता है वह अगले पढ़ाए जाने वाले पाठ की सामान्य जानकारी को भी छात्र को उपलब्ध करवाता है। सामान्य जानकारी का मतलब है जो पाठ्य वस्तु शिक्षक के द्वारा अगले दिन पढ़ाई जानी है उसके विषय में उसे नॉलेज हो जाए कि हाँ, आज मुझे क्लास में इस विषय का अध्ययन करना है, इस पाठ का अध्ययन करना है, और मुझे इससे संबंधित ये प्रश्न पूछना है, ये मेरी समझ में नहीं आया, या इस बिंदु को मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन सब बातों का संबंध गृह कार्य से ही होता है। पिछड़े हुए बच्चों के लिए गृह कार्य और भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें अपनी कमी को पूरा, पिछड़े हुए बालक, मैंने कहा था आपसे कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। कोई बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कोई सामान्य, और कोई बिल्कुल डल होते हैं। तो जो डल बच्चे हैं, डल मतलब जिनको बिना रिवीजन के याद भी नहीं होता, जब तक उन्हें 2-4 बार याद नहीं करा दिया जाए, रिपीट नहीं करा दिया जाए, वह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये गृह कार्य क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा अपनी स्वाभाविक गति से विकास करना सीखता है। वही है, बौद्धिक स्तर प्रत्येक बच्चे का भिन्न भिन्न होता है। कोई तो कक्षा में पढ़ाया और उसने लर्न कर लिया, उसे याद हो गया, समझ में आ गया, और कोई ऐसा बालक है कि उसे कक्षा में पढ़ाया हुआ याद नहीं हुआ, वह घर जाके जब उसे खुद नहीं पढ़ लेता तब तक उसका ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये गृह कार्य के उद्देश्य थे जो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला था व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रतापूर्वक गृह कार्य इसलिए दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया है कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके बच्चा, नियम पूर्वक अध्ययन का की आदत उसमें डल सके, स्वाध्याय की आदत का उसमें विकास हो सके, खाली समय का वह सदुपयोग कर सके, माता पिता, अभिभावक और टीचर में इंटरकनेक्शन स्थापित हो सके, संबंध स्थापित हो सके। दूसरा है बालक अपने पिछड़े हुए बालकों को यह सामान्य बालक की श्रेणी में लाता है। गृह कार्य बालक सीखे हुए ज्ञान, बालक का सीखा हुआ ज्ञान स्थायित्व को प्राप्त होता है। उसकी बालक अपनी गति से अध्ययन करते हैं। गृह कार्य के माध्यम से पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सकता है गृह कार्य के माध्यम से। तो ये उद्देश्य इसके निर्धारित किए गए हैं। अब बात आती है गृह कार्य के प्रकार। जिन कायदों और तरीकों और नियमों को पाठशाला में करवा दिया गया हो, इनसे संबंधित करने के लिए प्रश्न। गृह कार्य के कौन कौन से कैसे दिए जा सकते हैं कि आपको पाठ पढ़ा दिया मैंने, कोई भी पाठ पढ़ा दिया। गृह कार्य के प्रकार ऐसे हो सकते हैं कि आप दो वस्तुओं में तुलना करके ला सकते हैं। दोनों वस्तुएं मैंने आपको पढ़ा दी, अब आपका दिया जाने वाला गृह कार्य क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हैं, प्राचीन और नई हैं, इनमें अंतर आपको स्थापित करना है। मैंने आपको क्लास में बता दिया दोनों के अलग अलग महत्व, अब आपको अंतर स्थापित करना है। कायदों, तरीकों, नियमों के अनुसार सवालों को हल करना। अगर कविता पाठ कराया है, गद्य का पाठ कराया है, पढ़ाया गया है हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में,
तो उनका अर्थ लिख के लाना, उनका सारांश निकाल के लाना, उनके कठिन शब्दों को याद करना, उनको लिखना। कक्षा में जो पाठ पढ़ा दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करके लाना। भाई यहाँ पाठ पढ़ा दिया गया, आप पीछे दिए जाने वाले प्रश्नों को आप पाठ में से देख के हल कीजिए। पढ़ाया गया है तो आप उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या दे दी जाती है तो समस्या का समाधान आपको निकाल के लाना है। मैंने आपको जैसे मैथ का सूत्र बता दिया, आपको मैथ के सवाल हल करने का तरीका बता दिया। अब आपको एक सवाल दे लिया कि आप इसे सूत्र के जरिए हल करके लाइए। इस प्रकार चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, होम साइंस में कढ़ाई बुनाई, पाक क्रिया का, घर का रसोई का कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए दी जा सकती है। भूगोल में कोई चित्र, मानचित्र, मॉडल चार्ट बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। विज्ञान में कोई प्रयोग सिद्ध करने के लिए दिए जा सकते हैं। सुलेख करना, दूसरे दिन पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को तैयार करके लाना, उसकी सामान्य भूमिका बना के लाना। जैसे मुझे महात्मा गांधी पढ़ाना है तो महात्मा गांधी के संबंध में आप क्या सामान्य जानकारी रखते हैं, वो कि महात्मा गांधी कौन थे, ऐसे ऐसे उनके कर्मों के विषय में हम यहाँ पढ़ाएंगे। और आप सामान्य जानकारी, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, कहाँ पढ़ाई की थी, ऐसे ऐसे सामान्य जानकारी निकाल के लाना अगली दिन पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में। तो गृह कार्य के ये प्रकार थे इनके। अब देखिए, दिया जाने वाला गृह कार्य बालक को उन्नति के लिए आगे बढ़ाता है, बालक की उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि बालक इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसमें बालक समय का सदुपयोग करना सीख जाता है। दूसरा, उसे पढ़ी हुई विषय वस्तु को दोबारा देखने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गृह कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इससे आगे हम अगली क्लास में अध्ययन